और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हमारा चैप्टर है, जैसा कि पहले मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ाया था, थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, जो जैसा कि अभी 6th क्लास में मैंने पढ़ाया, तो एंशिएंट हिस्ट्री उनको पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है मतलब कि मुस्लिमों को छोड़ करके जो भी लोग थे, पहले हिंदू राजा जितने भी थे, वहां पे गांव कैसा होता था, शहर कैसा होता था, कौन कैसा होता था, इनके बारे में करना होता था। आप लोगों को केवल मुस्लिम पीरियड के बारे में पढ़ना है। जब भारत में मुस्लिमों का शासन हो गया, तो मुगलों के समय या उनसे पहले सल्तनत काल में किस तरह के शहर होते थे, कैसे ले जाओ उसने, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, ये देखिए। कितना हुआ टेस्ट तेरा? अरे चुप यार। हाँ, जा इसकी मम्मी को कदना लेने क्या नहीं, चाहे तुमको सड़क क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। देखिए, अब इसी चैप्टर में अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, अब भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार से लेकर के आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे शहर बिखरे हुए, ठीक है। दिस प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस। अनुप्रिया, कल दे देना टेस्ट, जितना हुआ उतना दो मेरे को, जितना हुआ है उतना दे दो, पापा आए हुए हैं। तो they usually had a मंडपिका, मतलब कि मंडी ऑफ लेटर टाइम्स। ले लो उससे, उसको दो कागज। they usually had a मंडपिका और मंडी of later times to which nearby villagers brought their produce to sell। मंडी हम जानते हैं। हुआ क्या कि जो छोटे छोटे शहर थे, इनका विकास कैसे हुआ, ये डेवलप कैसे हुआ, तो वैसे गांव जो बड़े गांव थे, वहां पर छोटे छोटे गांव के लोग आकर के अपना अनाज बेचने आते थे। मंडी होती थी, अनाज की मंडी जो समझते हैं ना, और अनाज की मंडी होती थी, तो उसी अनाज की मंडी से ही छोटे छोटे शहर डेवलप होते गए। दे ऑल्सो हैड, देखिएगा, they also had market street called hart lined with shops। अब जहां मंडियां होती थी, उनके साथ साथ स्वीट शॉप्स हो गए, या थोड़ी बहुत दुकानें भी होती थी, सब्जी की दुकान, कुछ कपड़े की दुकान, इस तरह छोटे मोटे शॉप्स होते थे। छोटे मोटे शहर में ये होता है ना, अनाज की मंडी होगी तो कपड़े की दुकान होगी, थोड़े स्वीट्स का दुकान होगा, इस तरह से होता है। काइंड्स ऑफ आर्टिसंस such as potter, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stonesmen, ये masons, मतलब कि जो कलाकार आदमी, जैसे मान लो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, लुहार हो गया, सुनार हो गया, ठीक है ना, ये तरह तरह की चीजों को बेचने और बनाने वाले लोग जिस तरह बाजार में या हाट में होते हैं, वो सारे के सारे लोग वहां पे रहते थे, उनकी दुकानें होती थी और वो अपने सामानों को बेचते थे। While some traders lived in the town, other traveled from town to town। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे कपड़े की या कोई चीजों की कुछ न, या बर्तन की दुकान भी है, और आपने देखा होगा फेरी वाला साइकिल पे या रिक्शे पे लेके ना, रेडी पे वो घूमता भी, कोई बर्तन ले लो, बालों के बदले जीरा ले लो, बर्तन ले लो, वो भी घूमते हैं ना। ठीक है, तो उस जमाने में भी ऐसा था कि कुछ लोग तो टाउन में ही बस गए, टाउन में ही रह गए, व्यापारी लोग, अपना घर भी हो गया, दुकान भी हो गई, और कुछ लोग एक शहर से दूसरे जगह घूम घूम के चीजों को बेचते थे, जिनको फेरी वाला कहा जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है,
Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell produce of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut, and spices like pepper. कुछ लोग क्या होता था कि गांव से इन चीजों को, तरह तरह की चीजों को खरीदते थे। क्या परमानेंट? मैंने कहा नहीं, कुछ के परमानेंट होते थे और कुछ लोग घूम घूम के भी करते थे। मतलब वो घर पे रहते हो किसी का या फिर उधर होते जैसे पहले वो जो ये फेरी वाले आते हैं सड़क पर थोड़ी सोते हैं, घूम घूम के शहर शहर सामान बेच लिया और फिर जाके अपने घर चले गए सामान। हाँ तो वो बात तो अलग है ना, वो उस तरह के व्यापारी थे। कुछ थे जो गांव गांव शहर शहर घूम के बेचने वाले भी थे। दोनों थे, बिल्कुल आपकी बात भी सही है। देखिए तो लोकल जगहों से चीजों को खरीद कर, अब जैसे देखो यहाँ काली मिर्च बहुत महंगी है, 45 या 50 रुपए का आपको केवल 50 ग्राम मिलेगा, एकदम थोड़ा सा। कान्हा आ बेटे, अच्छा बच्ची सब नहीं आ रही है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा कोई नहीं, आ जा बेटे कान्हा इधर आ। देखो तो अब जैसे, लेकिन अगर आप केरला में चले जाओ, इंडिया का स्पाइस स्टेट कहा जाता है, मसालों का राज्य। इंडिया में केरला में सबसे अधिक मसाले पाए जाते हैं। अब अगर वहां की अगर बात आप करो तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, वहां पर तो चीजें सस्ती भी हैं और जिस किसान के पास है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर से लोग चीजों को खरीद करके अब नॉर्थ इंडिया में लेके आते थे, बेचते थे। घोड़े जहां हम जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा घोड़े मिलते थे वहां से लेकर के दूसरी जगह बेचने आते थे। तो जहां चीजें सस्ती होती थी वहां से व्यापारी खरीद। बेटे आपको आवाज निकालने के लिए नहीं बुलाया मैंने, अपनी जिप लगा लो मुंह की। हाँ इसीलिए जिप लगाने के लिए कहा, मेरे से पूछ लिया ना, मैंने बता दिया ना किस चीज का टेस्ट है। क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो उनसे? हाँ वो अपना देख लेंगे, आप अपना देख लेंगे, उनका सबका हिंदी में ना, तुमको तुम्हारा क्या फायदा होगा हिंदी से? सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या है। इधर देखिए, समझ रहे हैं, जहां चीजें सस्ती होती थी वहां से खरीद के व्यापारी लोग जहां ज्यादा मुनाफा होता था बेचते थे। सिंपल, आप लोग को समझ में आ रहा है? अब छोटा जो कपड़े का दुकान है वो सदर बाजार जाएगा, चांदनी चौक, वहां से सामान लेके आएगा, ठीक है, उसको बहुत सस्ता पड़ेगा और यहाँ पे महंगे दाम पे बेचेगा फायदा कमाने। ऐसा ही तो होता है। देखिए आप लोग इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से बोर मत होइए, किसी सब्जेक्ट से बोर मत होइए। अगर आपको पढ़ लिख के जिंदगी में कुछ करना है तो उन चीजों को ऑब्जर्व करिए, सीखने की कोशिश करिए। और मैं आपको ये पढ़ा के बोर भी नहीं करता हूँ, इस तरह से पढ़ाता हूँ ताकि आप एकदम फनी वे में स्टोरी की तरह समझ जाए। पापड़ों चुप हो जाए। यूजुअली a samant or in later times a jamidar built up fortified places in or near these towns। आपको पता है जो सामंत या जो सरदार लोग होते थे या जो जमींदार लोग होते जिनके पास ज्यादा पैसा, जमीन, धन दौलत होती थी, इन शहरों के नजदीक में कोठियां बनाते थे, अपनी जो हवेली या महल बना लेते थे, ठीक है। They levied taxes on traders, artisans and articles of trader and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples, ठीक है, which had been built by themselves or by rich merchants। These rights were recorded in inscription that have survived to this। तो ये जमींदार लोग जो होते थे या जिन्होंने ये किले बनवा रखे थे शहर के नजदीक में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पार्क व्यू देखने के लिए बनवाया है, इसलिए बनवा रखा होता था ताकि अब जितने भी लोग शहर में व्यापारी लोग जो भी सामान बेचेंगे या जो भी करेंगे वो उनको टैक्स देंगे, मतलब कि टपोरी लैंग्वेज में हफ्ता। समझ रहे हैं ना, हफ्ता नहीं होता है, मैंने पैसे आप कुछ ना कुछ आपको देने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ रेडी लगानी। जैसे आपको पता है पुलिस वाले लोग भी क्या करते हैं,
रेट फिक्स है, रेडी लगाएगा तो महीने का इतना देगा, समझ रहे हैं ना। ये मैंने 2 नंबर वाला है, और वो लोग भी ऐसा ही था। पुलिस वाले होंगे तो पता चलेगा आपको। तो एक तो क्या करते थे, या तो सीधे उनसे पैसे ले लें, नहीं तो किसी एक मंदिर को या टेम्पल को ये अधिकार दे देते थे कि तुम ही ये सारा का सारा टैक्स कलेक्ट कर लो, और तुम अपने कुछ रखो और कुछ हमें दे दो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या तुम कुरकुरा हो? मैं 1700 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये कुरकुरा में फंसा पड़ा है। डोंट वेस्ट माई प्रेशियस टाइम। दस बाल्टी गर्म और 15 बाल्टी ठंडा पानी डाल करके, लत्ते कोई भी हो, सड़क पे जितना नाचना है नाचो, मेरा समय मत, ठीक है? तेरे यहाँ से वहां तक पूरी दुकान लग रखी है तेरे घर के बाहर, सारे दुकानदार से पूछ, मैं दुकान खोल रखी है मैंने, कुरकुरे का रेट बताऊंगा तेरे, ठीक है? अब देखो, हमें कैसे पता कि उस जमाने में जितने भी व्यापारी थे या जो ये बड़े जमींदार थे, वो वहां पे जितने भी लोकल आर्टिसंस, व्यापारी या ट्रेडर होते थे, उनसे टैक्स लेते थे? क्योंकि वो इंस्क्रिप्टेड है, मतलब पत्थरों पे खोद करके, गोद करके लिखा हुआ है। तांबे के प्लेट, कॉपर होता है ना, उसके पत्थर जो प्लेट्स होती है, सीट्स, उसके ऊपर भी ये सारी चीजें अधिकार पत्र लिखा हुआ मिला है, खुदाई में मिला है, जिससे पता चलता है कि उस जमाने में ऐसा काम होता। समझ में आ रहा है? अब एक बॉक्स में दिया है कि टैक्सेज ऑन मार्केट्स। The following is a summary from a 10th century inscription from Rajasthan, which lists the due that were to be collected by temple authorities. मंदिरों के द्वारा, यहाँ पे राजस्थान के से एक मिली है इस तरह से, क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन मिली है, मतलब कि शिलालेख मिला है, अभिलेख, और उसमें ये पता चलता है कि मंदिर के जो लोग होते थे, मंदिर का जो पूरा प्रशासन चलाते थे, मंदिर के पुजारी लोग, वो लोग किस तरह से मार्केट से टैक्स वसूलते थे। देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन शुगर एंड जैगरी, जो गुड़ और चीनी होता था उसके ऊपर, कलर के ऊपर, धागा, रुई या कॉटन, ठीक है, नारियल, नमक, नट्स जो होते, जैगरी, बटर है ना, मतलब तिल का तेल हो गया, कपड़े, इन जो भी चीजें बाजार में बिकती थी, जो कॉमन यूज की थी, मंदिर के अथॉरिटीज सबसे टैक्स लेते थे, ठीक है? जैसे गुड़ का व्यापारी है तो कुछ वो टैक्स देगा महीने का, कोई कपड़ा बेच, क्या अभी नहीं, उसका अलग तरीका होता है देने का, सरकार अलग तरह से लेती है, आप नहीं समझ, अभी नहीं समझा पाए। आई डोंट नो, जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं उसमें बिना मतलब का लेके आते हैं। देखो, और ये जो टैक्स होता था कभी कभी चीजों में भी कलेक्ट कर लिया जाता था, कि अगर कोई गुड़ का व्यापारी है तो गुड़ ही मंदिर को दे दे वही टैक्स के रूप में, कोई तिल का तेल बेचने वाला है तो मंदिर को तिल का तेल दे दे, मतलब जिस तरह से जो हो सकता है। और कभी अधिकतर या तो कैश में भी, क्वाइंस में, सिक्कों में वसूला जाता था और नहीं तो चीजों में भी टैक्स वसूला जाता था। अब जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स, वो बड़े भी थे और छोटे भी थे, ट्रेडर्स तो हर तरह के थे। There were many kinds of traders. These include the Banjaras. Several traders, especially horse traders, formed association with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. बंजारे टाइप के भी व्यापारी थे। बंजारा हम तो समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के चीजों को बेचने,
समझ रहे हैं? और उसमें क्या होता था कि उसमें घोड़ों के जो व्यापारी होते थे, हॉर्स ट्रेडर्स जो होते थे, वो अपना एक यूनियन बना लेते थे। अब जो योद्धा, सेना या सेनापति, सरदार जिनको घोड़ों की जरूरत होती थी, वो उनसे जाकर के नेगोशिएट करते थे, मतलब समझौता करते थे। भाई आपको कितने घोड़े की जरूरत है? कहेगा भाई हमको मान लो कि 500 घोड़ों की जरूरत है। तो इस तरह से वो अगले को बताएगा, व्यापारी को। बिचौलिया समझते हैं ना? 500 घोड़ों का ऑर्डर लेके जाता था व्यापारी, वो व्यापारी 500 घोड़े लेकर के आते थे, फिर उन योद्धाओं को या वॉरियर्स को बेचते थे। समझ रहे हैं? तो जो भी चीज का व्यापार किया जाता था उसका एक यूनियन बना होता था, लोग अपना ग्रुप बना लेते थे, ताकि जब यूनियन में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो उनकी बात कोई भी सुनेगा। समझ रहे हैं? और कोई दिक्कत होगी तो वो लड़ भी सकते हैं। फिर से बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन थोड़ी था उस समय। अपने देश वालों को छोड़ेगा ही नहीं, तो बाहर वालों से तो टैक्स लेंगे ही। बाहर वाले से क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल लेते थे। डिपेंड करता है कि राजा कैसा सोचता है। डबल और ट्रिपल का मतलब नहीं, एक टैक्स का रेशियो होता था, परसेंटेज लगा दिया जाता था। राजा के ऊपर डिपेंड करता था, वो ज्यादा ले, डबल ले या डबल से भी ज्यादा ले। ठीक है ना? वो तो राजा के मन के ऊपर। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम एंड फॉरेस्ट, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसी का जवाब। बेटा यहाँ पे सबके नाम की ना फाइल रखी हुई है क्लासेस की, आप उसी में रखना। हाँ वो है ना। Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests. There were several such guilds in South India from the 8th century onwards, the most famous being the Manigram and Mandesi. Sorry, क्या लिखा है? नन्ना देसी लिखा है ना? These guilds traders extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. देखिए, जो व्यापारी होते थे, जैसे मान लो घोड़ों के व्यापारी हैं, प्लीज आप बातें नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं पढ़ाई तो हाँ ठीक। तो जो व्यापारी होते थे कारवां में चलते थे, मतलब ग्रुप में। देखते थे ना, 500 गाड़ियों का कारवां, 1000 घोड़ों का कारवां, इस तरह चलता था। अब एक साथ बहुत सारे व्यापारी होंगे तो क्या फायदा होगा कि अगर थोड़े बहुत लुटेरे आएंगे तो ये लोग अपने कुछ आदमी रखते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो 4-5 व्यापारी एक साथ जा रहे हैं तो हो सकता है कोई हमला कर दे। 10 व्यापारी जा रहे हैं, आसानी है उनको लूटना या हमला करना। लेकिन एक ही बार में बहुत 400-500 व्यापारियों का कारवां जा रहा है, तो एक साथ व्यापार करने में अच्छा भी रहता था, सुरक्षा का भी बहुत ज्यादा इंतजाम हो जाता था। सही तो करके जा, कैसे पता चलेगा अगले को 6 क्लास का है? वो भी ऐसे ही करके चली गई। दिमाग हो तब तो इन लोगों के पास। ठीक है, ये अपने गिल्ड बना लेते थे। गिल्ड का मतलब है कि ग्रुप। और उनके गिल्ड साउथ इंडिया में भी थे, दक्षिण भारत में भी थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, इन देशों तक भी उनका व्यापार होता था। There were also communities like the Kshatriyas and the Marwadi Osawal who went on to become the principal trading group of the country. मतलब कुछ जाति या समूह के जो लोग थे, वो लोग व्यापार के लिए जाने जाते थे। साउथ इंडिया में चेट्टियार जो होते थे, और नॉर्थ इंडिया मतलब कि अगर आप राजस्थान और गुजरात की बात करें तो मारवाड़ी का नाम सुना होगा आपने। तो मारवाड़ी जो लोग थे, ये लोग व्यापार के लिए जाने जाते थे, पूरे इंडिया में फेमस थे। इंडिया में हर जगह जाके अपना अपना व्यापार करते थे। इनका ग्रुप का काम ही था व्यापार करना, इस कम्युनिटी को। समझ में आ रहा है आप लोग?
Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea. लाल सागर या रेड सी जो अरेबियन पेनिसुला के पास है, तो गुजराती जो भी व्यापारी थे, मुस्लिम बोहरा जो व्यापारी थे, ये लोग क्या करते, और हिंदू बनिया जो थे, वो उसी रास्ते को अपना करके विदेशों से व्यापार करते थे रेड सी के थ्रू ऑफ द अरब के पास। देखो इसमें रेड सी, पर्शियन गल्फ मतलब कि पर्शिया की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ईस्ट अफ्रीका मतलब कि पूर्वी अफ्रीका। वो रास्ता बेटे ऐसा था ना कि यूरोप से जुड़ता था। अगर यूरोप जाना है तो रेड सी के रास्ते से जाओगे तो आगे सुएज कनाल मिलता है जो कि मेडिटेरियन सी में खुलता है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए सुएज नहर बनाई गई इजिप्ट में, मिस्र में, ठीक है। और अगर आपको अभी भी यूरोप से व्यापार करना है, यूरोप में कोई भी सामान भेजना है, मंगाना है, तो रेड सी के थ्रू ही ये शिप्स जाते हैं अभी, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, ये सब जो रास्ते थे, ईस्ट अफ्रीका हो गया, एशिया, चाइना, यहाँ इन जगहों पे जाके हमारे देश के व्यापारी लोग विदेशी व्यापार करते हैं। समझ में आ रहा है? अपनी चीजों को बेचने के लिए तो बेटे दूर जाओगे तभी तो ज्यादा दाम मिलेगा। अब कोई विदेशी आदमी आकर के यहाँ से काली मिर्च या गोल मिर्च खरीद करके, पेपर खरीद करके बेचे तो फायदा कमा के अपना ले गया। तो इंडिया वालों की आंखें खुली, सोचा कि हम लोग भी अपना व्यापार करें। समझ रहे ना? तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो थी वो लेकर के बेचा जाता। नहीं, वो जब जाते थे तो महीनों भर का उनका कारवां होता था, ठीक है। महीने या कोई 6 महीने के लिए, कोई साल भर के लिए जाता था। अकेले जाते थे ना, डांगर मवेशी ना लेके जाते थे अपने साथ। परिवार फैमिली यही रहती थी, समझ रहे हैं ना? अब ऐसी जरूरत ना है कि रोटी पोके देने वाली भी हो साथ में, ठीक है, कोई जरूरत ना, अपना बना के खा लेते थे सब लोग, है ना? ऐसे नहीं होते कि पिज्जा की दुकान खोजते चले। अरे फायदा कमाने गया है, परिवार बसाने थोड़ी जाएगा समुद्र में वो। चलो देखो, ये क्वेश्चन का जवाब जान करके रॉकेट लॉन्च करोगे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है ये। क्वेश्चन का भी हाथ पांव होना चाहिए यार, देखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर यहां से लोग जाते थे भारत के व्यापारी, तो भारत में क्या ऐसी कीमती चीजें थी जिनको बेच करके वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाते थे। अब अगर मान लो भारत के व्यापारी किसी चीज को बेचें आगे ले जा करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कि इस चीज का डिमांड है वहां पे। एक बार आना सुनिए पे, इससे बेटा कुछ साइंस के ना 1 वर्ड वाले हैं, बुक से मिला के एक बार चेक कर देना जरा, वेरी शॉर्ट। तो मैं आपको बताऊं, भारत का 2 ही चीज बड़ा मशहूर था दुनिया में, और इन्हीं दोनों चीजों की लालच में पूरा के पूरे यूरोप के देश, अरब के देश हम लोग के पास आए। भारत का टेक्सटाइल मतलब कि कपड़ा बहुत अच्छा माना जाता था, और दूसरा यहाँ के मसाले, स्पाइसेस। साथ ही साथ ये चीजें बेची जाती थी, और बदले में ये गोल्ड, आइवरी, जैसे देखिए अफ्रीका से ये सोना और हाथी के दांत लेकर के आते थे, मतलब ये बेचते थे कपड़ा और मसाला, तो उसके बदले वो लेकर के आते थे। एंड स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी, सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ठीक है। चीन को कोई भी सामान हम लोग बेचते थे, थाईलैंड को, मलेशिया को, कंबोडिया को, तो हम लोगों को वो चांदी देता था। अफ्रीका को बेचते थे अपनी चीजें, तो वो सोना और साथ ही साथ हाथी के दांत देता। समझ रहे बात? कीमती होती, कीमती हाथी कीमती था, यहाँ पे डिमांड था, हम लोग उसका यूज करते थे, ज्वेलरी बनाते थे, है ना?
कीमती होता है। क्या? हाँ बनाते हैं, टुकड़ा, उसका टुकड़ा निकालते हैं, मैंने उसको जैसे उसको तो काट करके इतना बहुत बड़ा इतना मोटा होता है यार, उसको तो किसी भी तरह कर सकते। The town on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish, and Syrian Christian traders. Indian spices and clothes sold to the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European market. भारत में अरब कंट्री को जो भी सामान जाता था अरब के व्यापारी ले जाते थे, यूरोप को जो भी चीजें जाती थी, बेटे उदित कुछ काम कर ले, बेटे बैठा हुआ है, आपको चाहिए अभी? इधर आओ। नाइन्थ क्लास की फाइल निकालो। ये सर मैं ये कह रहा हूँ, ये बेसिक नहीं, दूसरा कैसे आ रही है, यही है ना? प्रेसिडेंसी मतलब राज्य होता था, जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें ट्रायंगल की बुक एक्सरसाइज से मैच करेंगे कितने क्वेश्चंस हैं, तो आप लिखो ये प्रोबेबिलिटी। हाँ प्रोबेबिलिटी की भी नोट्स देखिए, हम लोग के यहाँ से जो भी यूरोप को चीजें जाती थी, इटालियन ट्रेडर्स जो थे वो लेके जाते थे, इटली के व्यापारी आते थे और यहाँ से चीजों को लेके जाते थे, ठीक है? और कोई देश का व्यापारी नहीं होता। देखिए इटली जो देश था ना, वो अरब और भारत के बीच में अरब कंट्री थी, और अरब कंट्री से के जो व्यापारी थे, अरेबियन व्यापारी जो थे ट्रेडर्स, वो भारत से चीजों को खरीदते थे और इटली के व्यापारी को बेच देते थे, और इटली का व्यापारी उसको पूरे यूरोप में बेचते थे। समझ में आएगी बात आपको? सर तो भारत में भी किराया 100 रुपए का अभी है, तो सर लास्ट में यूरोप में जाकर बहुत महंगा है। बिल्कुल वही तो बात थी जो आप अभी बहुत कह रहे हो, इसी बहुत के चक्कर में 200 साल तक गुलाम रह गए हम लोग, इसी लालच में तो आए थे ये अंग्रेज और पुर्तगाल। अब जैसे ही आप लोग भैया दीदी के क्लास में जाएंगे 8th क्लास में, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर। हाँ उसके बाद कोई हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी और इंडियन हिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन एंशिएंट और मिडिवियल अब जो 6th और 7th में आपने पढ़ लिया यहीं तक है, अब सीधे 12th में पढ़ने को मिलेगा अगर कोई पढ़ना चाहे तो, नहीं तो आपको 6th में 7th में ही एंशिएंट मिडिवियल हो गया और 8th क्लास में मॉडर्न हो गया। समझ रहे? भैया लोग ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं, जिस ट्रेड की बात करो कैसे यूरोपियन लोग आए, वही पूरा चैप्टर। एंशिएंट में बेटा मैं आपको बता रहा हूँ 750 से पहले तक, नमस्ते आज। हाँ नैतिक तो आपको पता ही, जैसे कछुआ चाल चलता है, मेहनत करके कर रहा है, नैतिक उधर बिठा रखा है, उसको रिवीजन के लिए लिखा है, और इनका टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, 1 दिन का टेस्ट 2 दिन पे देते हैं। हाँ और उसके बाद इनका प्रॉब्लम ये है कि